बर्लिन का बैश तो खत्म हो गया, लेकिन अब उसका हम रैप करते हैं। तो भाई शो की शुरुआत केविन ओवंस और अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से होती है और भाई क्राउड बहुत लाउड होता है। फ्रांस लेवल का भाई क्राउड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है और केविन ओवंस जो है वो भाई टॉप रोप पर बैठकर आराम से सोच रहे हैं कि मुझे मैच में करना क्या है, धोखा देना है कि नहीं। समांथा एवरन मैच को स्टार्ट करवाती है, अनाउंस करती है, उसके बाद मैच स्टार्ट होता है। क्राउड पूरी तरीके से फायर्ड अप है, दोनों एक साथ भाई भाईचारे के साथ मैच शुरुआत करते हैं, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर। उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। सेंटॉन्स देखने को मिलते हैं, सुसाइड डाइज लगती हैं, डिजास्टर किक देखने को मिलती है और जर्मनी में भाई जर्मन सुप्लेक्स तो भाई हर मैच में देखने को मिलते हैं। सुपर किक्स होती हैं, ब्रेन बस्टर्स होते हैं, समॉन ड्रॉप्स होते हैं। इस मैच में सब कुछ होता है भाई। कोडी कटर भी होता है, क्रॉस रोड्स भी होता है जिसके ऊपर किक आउट भी हो जाता है, स्टनर भी लगाते हैं भाई केविन ओवंस दो क्रॉस रोड्स खाने के बाद तीसरे में स्टनर हिट करते हैं रिवर्स करके, उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। सुपर किक्स की दोनों में लड़ाई होती है भाई, लेकिन कोडी रोड्स भाई बाद में पंचेस बजाने लगते हैं, जिसके बाद वो सुपर कोडी कटर के लिए जाते हैं, लेकिन ऊपर से ही नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनके घुटने में काफी दर्द हो रहा है। और अब केविन ओवंस के ऊपर निगाहें कि क्या केविन ओवंस उनके पैर के ऊपर वार करेंगे, लेकिन वो नहीं करते हैं। लेकिन कोडी रोड्स भाई बाहर आता है और खुद ही जाकर केविन ओवंस के ऊपर अटैक करने लगता है, कहता है कि मैं ठीक हूं, मैं मुझे मार। तो भाई केविन ओवंस फाइनली मार देता है उसके घुटने पर, लेकिन एप्रन के ऊपर जब पावर बॉम्ब लगाने जाता है तो वो नहीं क्लिक करता है भाई, वो उसे छोड़ देता है कोडी रोड्स को कि नहीं मैं नहीं मारूंगा। कमेंटेटर्स को चुप होने के लिए बोलता है भाई केविन ओवंस। उसके बाद रिंग के अंदर जैसे ही जाता है तो भाई कोडी रोड्स चालाकी दिखाते हैं, पिन कर लेते हैं, वो भी फंसा के पिन फॉल भाई। जिसके बाद एंड में टॉप रोप से एक सेंटॉन क्लिक करने जाते हैं केविन ओवंस, लेकिन कोडी रोड्स उसे घुटने अड़ा लेते हैं बीच में। उसके बाद एक क्रॉस रोड्स लगाकर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं और इस मैच में और स्टिल हमारे चैंपियन रहते हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स। जिसके बाद वो केविन ओवंस से बात भी करते हैं और उसके गले भी लगते हैं भाई, दोनों एक दूसरे को फुल रिस्पेक्ट दिखाते हैं भाई। मुझे लगा था यहाँ पर शायद वो टर्न हो सकता है, लेकिन नहीं होता है भाई। ये दोनों आराम से भाई भाईचारा लेकर यहाँ से चले जाते हैं वो, लेकिन भाई चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, अगला स्मैकडाउन भी है तो वहां पर शायद केविन ओवंस का हील टर्न हो सकता है। तो देखते हैं क्योंकि भाई केविन ओवंस जो है कब तक जो है कोडी रोड्स का साथ देगा। इसके बाद शो के ऊपर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच होता है, दोनों ही टीममेट्स अपनी अपनी एंट्रेंस करती है। स्टार्टिंग में ही दोनों भाई टोरंटो टैग की तरह इस मैच को स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन उसके बाद भाई इस मैच में काफी टाइम तक भाई मैं कहूंगा 15 या 20 मिनट तक सिर्फ आल्बा फेयर्स यानी कि अनहोली यूनियन पूरा डोमिनेशन दिखाती है भाई पूरे मैच में। बियांका बेलर को टैग ही नहीं देने देती और बियांका बेलर को दोनों मिलकर धोते हैं भाई, अपने कॉर्नर में ले जाकर बुरी तरीके से भाई परफेक्ट स्ट्रेटजी बना के आए थे भाई, जैसे कि एक बंदे को फंसाना है और उसे बुरी तरीके से धोकर मैच को जीत जाना है। लेकिन बाद में फिर भाई जेड गार्गिल को हॉट टैग मिलता है, जेड गार्गिल रिंग के अंदर आती हैं, अनहोली यूनियन को अकेले ही बजा देती हैं पूरी तरीके से क्योंकि दोनों थक चुकी हैं भाई और जेड गार्गिल पूरी फ्रेश बंदी थी तो वो आकर भाई दोनों की धजिया उड़ा देती है यहाँ पर। और लेकिन एंड में अनहोली यूनियन कंट्रोल बनाती है, अपना फिनिशर हिट करने जाती है बियांका बेलर के ऊपर, लेकिन जेड गार्गिल बियांका बेलर को हटा देती है रास्ते से और इल्जा और आल्बा दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं, दोनों इंजर्ड हो चुके हैं। जेड गार्गिल आल्बा फायर को रिंग साइड पर धराशायी कर देती है, उसके बाद रिंग के अंदर जाती है और भाई ये दोनों इनका ये जो इनोवेटिव टैग टीम फिनिशर है इल्जा डॉन के ऊपर हिट करती हैं और इस मैच को जीत जाती हैं पिन फॉल करके और दोबारा से कैप्चर कर लेती हैं WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था कि भाई इस मैच में कोई भी जीते मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर कुछ शॉकिंग चीज देखने को नहीं मिली तो मैं इसकी घंटा परवाह नहीं करने वाला, लेकिन भाई काफी बढ़िया मैच होता है तो उस वजह से भाई इसे माफ कर सकते हैं। वेल इसके बाद सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का स्ट्रैप मैच होता है जिसके रूल्स हमें बताए जाते हैं। दोनों बंदे स्ट्रैप से बंधे होंगे, कोई पिन फॉल सबमिशन नहीं होगा, एक ही चीज से जीत सकते हैं, चारों कॉर्नर्स को टच करना है तभी तुम जीत सकते हो। जिसके बाद पहले तो ड्रू मैकिंटायर अपनी एंट्री कर लेते हैं, लेकिन जब सीएम पंक की एंट्री की बारी आती है तो भाई उसके ऊपर भाई वो पहले ही अटैक कर देते हैं, सीएम पंक को रिंग साइड पर ले जाकर बुरी तरीके से धोते हैं भाई। मैच स्टार्ट होने से पहले रिंग के अंदर ले जाते हैं, स्ट्रैप से बजाते हैं और फिर खुद ही जो है सीएम पंक को स्ट्रैप से बांधकर भाई मैच की शुरुआत करवाते हैं और काफी टाइम तक धोते रहते हैं बुरी तरीके से भाई यहाँ पर सीएम पंक को ड्रू मैकिंटायर। लेकिन भाई सीएम पंक का पलटवार भाई वो सीधा गो टू स्लीप लगा देता है, लेकिन उसके बाद कॉर्नर्स को टच नहीं करता है, वो कहता है कि मैं इसे और दूंगा, स्ट्रैप से बजाता है बुरी तरीके से, मैच चलता रहता है, नेक ब्रेकर्स होते हैं। रिंग साइड पर जाकर ये लोग स्ट्रैप्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, चेयर्स का भी इस्तेमाल करते हैं भाई, एकदम सिनेमैटिक मैच होता है भाई, इससे लाजवाब मैच भाई पूरे शो पर नहीं था भाई। सीएम पंक रिंग साइड पर एक टेबल सजाते हैं और रिंग के अंदर जाते हैं तो क्लेमोर खाते हैं और उसी टेबल के ऊपर भाई गोद में उठाकर ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को फेंक देते हैं आराम से। और उसके बाद भाई ये काफी फनी सा मूवमेंट हो गया था भाई, जब ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को उठाकर कॉर्नर्स को टच करने गया तो भाई वो टच कर रहा है, लेकिन बाद में सीएम पंक खुद ही टच करके आ रहे हैं, जिस वजह से सारी लाइट जो है ग्रीन हो रही है। ड्रू मैकिंटायर नहीं जीत रहे हैं, सीएम पंक जीत रहे हैं, लेकिन बाद में ड्रू मैकिंटायर को पता चल जाता है तो वो सीएम पंक को आखिरी कॉर्नर टच करने नहीं देते हैं, जिसके बाद ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं भाई। ब्लड तक आ गए भाई यहाँ पर सीएम पंक के चेहरे पर, क्योंकि वो ड्रू मैकिंटायर ने हिलाया था। दोनों एक दूसरे को बिग बूट बजाते हैं, सबमिशन
होल्ड लगाते हैं सीएम पंक और उसके बाद जब 3 कॉर्नर्स को टच कर लेते हैं, चौथे कॉर्नर को टच करने जाते हैं तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर उसे रोक लेते हैं, ब्रेसलेट निकाल कर भाई यहाँ पर चूमते हैं, उसके बाद एक क्लेमोर बजाते हैं। और अब जब ड्रू मैकिंटायर जा रहे थे कॉर्नर्स को टच करने तो यहाँ पर सीएम पंक उसे वापस खींचते हैं, एक गो टू स्लीप लगाते हैं। देन सीएम पंक 2 कॉर्नर को टच करने के बाद एक और जीटीएस हिट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, एक और कॉर्नर को टच करते हैं, लेकिन उसके बाद आखिरी कॉर्नर को टच करने से पहले वो एक और जीटीएस हिट करते हैं और अपना ब्रेसलेट भी निकाल लेते हैं। उसके बाद आखिरी कॉर्नर को टच कर कर इस मैच को जीत जाते हैं। चारों कॉर्नर्स को टच कर लिया भाई, अपना ब्रेसलेट भी निकाल लिया। उसके बाद भाई फोटो खिंचवाना भाई अलग अलग पोजेस में कोई सीएम पंक से सीखो, इतने अच्छे अच्छे फोटोज खिंचवाए हैं भाई यहाँ पर सीएम पंक ने, जैसे ड्रू मैकिंटायर ने खिंचवाए थे उस टाइम पर जब उन्होंने सीएम पंक को हराया था। वेल इसके बाद शो के ऊपर होता है मिक्स टैग टीम मैच, टेरर ट्विंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन। दोनों ही टीममेट्स जो है अपने अपनी एंट्रेंस करते हैं। शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमियन प्रीस्ट के बीच, और डेमियन प्रीस्ट भाई स्टार्टिंग में ही डोमिनिक मिस्टीरियो को बुरी तरीके से धोते हैं भाई, उसे ऊपर तक उठा लेते हैं। सब लोग वी वांट मामी कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मामी को टैग देने जाते हैं तो डोमिनिक भाई पहले ही लिव को टैग दे देता है। लिव रिंग के अंदर आती है, डेमियन के सामने खड़ी हो जाती है तो रिया रेफली अंदर आ जाती है और वो लिव मॉर्गन को बुरी तरीके से बजाती है भाई। एडी गुerrero को श्रद्धांजलि देते हुए सिर्फ एक ही डिलीट वर्टिकल सुप्लेक्स यहाँ पर हिट करती हैं रिया रेफली। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट को फिर से टैग मिलता है। यहाँ पर लिव मॉर्गन के इंटरप्शन की वजह से भाई डोमिनिक जो है मैच में बढ़त बनाने लगता है, लेकिन डेमियन प्रीस्ट भाई वो उसके पास अलग लेवल की ताकत है, लेकिन लिव मॉर्गन बाज नहीं आती, बार बार जो है मैच में इंटरप्ट करती रहती है और इस तरीके से डेमियन प्रीस्ट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब रिया रेफली को हॉट टैग मिलता है तो रिया रेफली रिंग के अंदर आती है, लिव मॉर्गन को बजाती है, उसके बाद डोमिनिक को भी बुरी तरीके से बजाती है। मैच का अंत आने वाला है तो भाई शायद ये मैच का एंड हो सकता था। यहाँ पर जो है दोनों एक साथ मिलकर, क्योंकि मिक्स टैग टीम मैच है तो मिक्स टैग टीम फिनिशर हिट करते हैं, स्मैश करने के बाद करते हैं यहाँ पर रेजर्स एज लगाते हैं दोनों टेरर ट्विंस एक साथ मिलकर। उसके बाद लिव मॉर्गन को साइड करने के बाद साउथ ऑफ हेवन भेजने की तैयारी होती है डॉम को, लेकिन भाई जजमेंट डे के बिना मैच कैसे खत्म हो सकता है। जेडी और कार्लिटो मैच में इंटरप्ट करते हैं, कार्लिटो को रिंग साइड पर इलेक्ट्रिक चेयर फ्रिस्ट बस्टर मिलता है, लेकिन लिव पता नहीं कहां से अचानक से उठ के आ जाती है और सिट आउट पावर बॉम्ब हिट कर देती है रिंग साइड पर। डेमियन रिंग के अंदर अकेले होते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो फ्रॉग स्प्लैश के लिए जाता है, लेकिन डेमियन उसे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। लेकिन अचानक से भाई एक साइड से आता है एक बंदा और दूसरी साइड से निकल जाता है, जो कि फिन बैलर होता है, सिंग बेल्ट लगा के निकल गया। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर पूरी 619 हिट करता है, पिन करता है 1-2, लेकिन भाई डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर किक आउट कर देते हैं, फिन बैलर के तोते उड़ जाते हैं भाई यहाँ पर। जिसके बाद डोमिनिक जो है लिव को टैग दे देता है, तो लिव मॉर्गन और रिया रेफली के बीच यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है। लिव मॉर्गन अपना फिनिशर हिट करने जाती है, लेकिन रिया रेफली उसे रिवर्स कर यहाँ पर एक स्लैम हिट कर देती है। देन अपना एक पावर बम हिट करने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जेडी मैकडोना आ जाते हैं और वो मैच में इंटरप्ट करते हैं, जिस वजह से लिव मॉर्गन यहाँ पर एक टोरेंटो डीडीटी हिट कर देती है, दोनों महिलाएं धराशायी हो जाती हैं। लेकिन जेडी के ऊपर डेमियन प्रीस्ट आकर अटैक कर देते हैं, कार्लिटो को एक सुपर किक मिलती है, फिन बैलर आते हैं तो उसे भी एक सुपर किक मिलती है। डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर टेबल को सजाते हैं फिन बैलर के लिए, लेकिन यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो सुसाइड डाइव लगाकर डेमियन प्रीस्ट को ही टेबल के ऊपर सजा देता है और पता नहीं यहाँ पर ये क्या करने जा रहा था, लेकिन जो भी करने जा रहा था उसे मिलती है एक बड़ी सी क्लोज लाइन डेमियन प्रीस्ट की तरफ से, और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं लिव मॉर्गन को रिंग तुम्हारे पीछे देखो, और पीछे कौन है भाई, पीछे मामी है, रिया रिफली है, रिया ब्लडी रिफली है, वो एक हेड बट लगाती है। उसके बाद अपना फिनिशर रिपटायर्ड हिट कर यहाँ पर इस मैच को जीत जाते हैं टेरर ट्विंस। भाई काफी शॉकिंग चीज ये भाई, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट डे 2.0 को ओवर करने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर टेरर ट्विंस जीत गए। तो भाई लगता है ट्रिपल एच का दिमाग अलग तरीके से चलता है, वो सोचता है कि जजमेंट डे का तो नाम पहले ही बन चुका है, टेरर ट्विंस का नाम बनवाओ यार। लेकिन उसके बाद टेरर ट्विंस ये भी कह देते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, हम तुम्हें तोड़ने फोड़ने के लिए आएंगे। तो भाई इस मैच में तो ऑड्स जो है काफी सही साबित हुए, यानी कि भाई पूरे बैश इन बर्लिन में ही ऑड्स जो है सही साबित हुए हैं और मेरी 2 प्रेडिक्शंस गलत हो गई। फिर इसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच होता है मेन इवेंट में, रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर। और यहाँ पर भाई जो रैंडी ऑर्टन का गाना गाती है भाई जर्मनी की पूरी जनता, भाई वो काफी अमेजिंग होता है, काफी लाउड होता है भाई। वो समानता इस मैच को अनाउंस करने लगती हैं, लेकिन गुंथर को अनाउंस करने की बारी आती है तो भाई यहाँ पर लुडविग केजर आ जाते हैं और वो अपनी भाषा में यहाँ पर अनाउंस करते हैं इस मैच को, यानी कि गुंथर को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद शो पर ये मैच स्टार्ट होता है और क्राउड भाई रैंडी ऑर्टन के नारे तो लगाए रहा है, वो भी दोनों बजाकर। उसके बाद भाई लेट्स गो गुंथर के नारे भी लगाता है, तो भाई दोनों तरफ सपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पर मैच काफी अच्छे तरीके से स्टार्ट होता है, रैंडी ऑर्टन रिंग साइड पर जाकर अपने आइकॉनिक स्लैम्स भी बजाते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर आकर भाई रैंडी
ऑर्टन मैच में काफ़ी अच्छी बढ़त बना के रखते हैं भाई। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट सुपलेक्स हिट करते हैं, उसके बाद चॉप्स की लड़ाई होती है इन दोनों के बीच। उसके बाद रैंडी ऑर्टन मैच में अपनी विंटेज ऑर्टन DDT भी हिट कर देते हैं, लेकिन गुंथर यहाँ पर जर्मन सुपलेक्स लगाते हैं। उसके बाद शॉटगन ड्रॉप किक स्प्लैश हिट करते हैं, किक आउट होता है। गुंथर का राइट हैंड जो है वो थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका है, तो वो लेफ्ट हैंड से लैरियट लगाते हैं। उसके बाद जब वो पावर बम के लिए जाते हैं तो वो भाई गुंथर रैंडी ऑर्टन को उठा नहीं पाते हैं, जिसका फायदा उठाकर रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ नोवेयर RKO हिट कर देता है। पिन होता है 1-2, लेकिन किक आउट भाई। पूरा अरीना शॉक हो गया भाई इस चीज को देखकर। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन पता नहीं भाई क्यों स्टील स्टेप्स को उठाकर लाते हैं। मतलब भाई मैं तो सोच में पड़ गया था कि भाई रैंडी ऑर्टन करना क्या चाहते हैं स्टील स्टेप्स को यहाँ पर सजाकर, लेकिन उसके ऊपर भाई वो एक स्लैम लगाते हैं। उसके बाद वो गुंथर को लाते हैं, उन स्टील स्टेप्स के ऊपर लाते हैं, और उसके बाद वहां से अपना आइकॉनिक स्लैम हिट करते हैं। और उसके बाद भाई वहीं पर उस स्टील स्टेप्स पर खड़े होकर एक बढ़िया सी पोज में फोटो खिंचवाते हैं। रिंग के अंदर ले जाते हैं गुंथर को, अपनी RKO के लिए कॉल इन करते हैं, लेकिन इस बार गुंथर जो है इस RKO को रिवर्स कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अचानक से लगा देते हैं एक स्लीपर होल्ड, और भाई काफ़ी देर तक स्लीपर होल्ड लगाते हैं। ये रैंडी ऑर्टन यहाँ पर उससे बचने का ट्राई करते हैं, इसी तरीके से अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं काफ़ी टाइम तक, लेकिन गुंथर भाई बार बार उस स्लीपर होल्ड में डालता रहता है रैंडी ऑर्टन को। और एंड में यही होता है कि भाई रैंडी ऑर्टन बेहोश हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर गुंथर स्टिल हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहते हैं। और देन जैसा कि मैंने कहा था रैंडी ऑर्टन रिस्पेक्ट दिखाएंगे, तो उन्होंने यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाई, हाथ मिलाया गुंथर को, और उसके बाद ये शो यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद कैथेकली इंटरव्यू भी लेने आई थी गुंथर का, जिसमें भाई गुंथर ने क्या कहा वो मेरे तो समझ में आया नहीं, तुम्हारे आए तो मुझे बता देना। तो गुंथर की सेलिब्रेशन सेरेमनी के साथ जो है शो खत्म हो जाता है। जो शो खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पर गुंथर काफी पॉजिटिव फील करते हैं, और वो कहते हैं कि जर्मनी में हम बहुत जल्द वापस जरूर आएंगे, मैं आशा करता हूँ। रैंडी ऑर्टन के लिए ये कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने मेरे ही क्राउड को जो है अपने लिए यूज किया, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। इतने सालों से मैं ये करता रहा था, तो भाई उसके सामने मेरे घुटने टेक दिए मैंने, तो काफी लाउडर क्राउड था भाई यहाँ पर। कोडी रोड्स का इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे रैंडी ऑर्टन के साथ मैच के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि कोई प्लान्स नहीं है अभी, तो हो सकता है कभी, लेकिन अभी प्लान्स नहीं है। जिसके बाद उनसे विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि उसका WWE से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है भाई? तो भाई ये तो भाई कोडी रोड्स ने वही होमलैंडर वाली बात कर दी, कंपनी के साथ अगर तुम्हारा नाता नहीं तो कंपनी तुम्हें जानती भी नहीं। जिसके बाद उनसे कुछ जनरल ग्रांट्स की एसोसिएशंस के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि देखो मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो मुझे माफ करना। जेट गार्गिल अपना इंटरव्यू देती है, और वो कहते हैं कि मैं थक चुकी हूँ, तुम लोग जो है मुझे बार बार AEW की याद दिलाते हो, उसके बारे में बात करते हो। यार आगे की बात करो कि आगे मैं क्या कर सकती हूँ, उसके ऊपर फोकस करती हूँ हमेशा। जिसके बाद पोस्ट शो में द मिज ने एक बात कही थी कि भाई 20 साल से वो इस WWE में है, और उन्होंने कभी भी ऐसी ऑडियंस को नहीं देखा, इस तरह की लाउडर ऑडियंस को। तो भाई मैं कहूंगा कि भाई इतनी भी वो नहीं थी। अभी मैं उन्हें जो है फ्रांस से कंपेयर करूं तो भाई अभी भी मुझे फ्रांस थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, फ्रांस की जो क्राउड है। बाकी भाई ये भी भाई अमेजिंग था भाई, उनका लेवल जो है इन्होंने टच कर लिया भाई जर्मनी वालों ने। पहले इसके बाद काफी बड़ी बात है भाई, क्योंकि CM पंक ने ये कह दिया कि ड्रू के साथ मेरा नाता खत्म हो चुका है, अब जो मैं सीधा जा रहा हूँ गोल्ड के लिए, यानी कि वो गुंथर को चैलेंज करने जा रहे हैं। अरे भाई ड्रू मैकिंटायर जब चैलेंज करने गया था तो तूने जीतने दी थी उसको बेल्ट, तो वो तुझे कैसे जीतने देगा? अभी तो एक और मैच बाकी है भाई बैड ब्लड में। अभी भाई CM पंक पहले ही ब्रेसलेट लेके घूम रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये ब्रेसलेट भाई फिर से छीन कर ले जाने वाला है ड्रू मैकिंटायर। लेकिन भाई उससे भी एक बड़ी बात निकल कर आई है सामने की बैश इन बर्ली जो है वो हाईएस्ट ग्रोसिंग अरीना इवेंट बना है WWE के पूरे इतिहास का भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है WWE के लिए, हमारे लिए घंटा कुछ नहीं। और अब भाई अगर मैं ओवरऑल बात करूं भाई बैश इन बर्लिन के बारे में, तो भाई बैंगर देखने को मिला है भाई हमें बर्लिन में भाई, मतलब कि भाई एक अलग लेवल की चीज़ें हमें देखने को मिली है। जैसे कि हमने कहा था कि भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, काफ़ी बढ़िया मैचेस देखने को मिलेंगे, तो वो हुए हैं भाई। मैं सबसे बेहतर मुझे मैच सिर्फ एक ही लगा भाई, जो सबसे ऊपर मैं रख सकता हूँ वो है स्ट्रैप मैच भाई, ड्रू मैकिंटायर और CM पंक का भाई क्या मैच हुआ है भाई वो दोनों का। उसके बाद गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का एक क्लासिक हिट मैच भाई, ये मतलब रैंडी ऑर्टन भाई जब उसमें लड़ रहे थे तो भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई पुराने वाला रैंडी ऑर्टन आ चुका है भाई। कई बार भाई ऐसा लगा कि भाई रैंडी ऑर्टन अपनी पूरी लेगेसी को जो है इस मैच में डाल चुके हैं। उनके अगर तुम आंखों पर देखोगे तो भाई वो शायद ऐसा लग रहा है जैसे वो कट करके भी आए हैं भाई अपनी आईब्रोज को, तो भाई ध्यान से देखना। उसके बाद भाई जो मिक्स टैग टीम मैच हुआ भाई, जजमेंट डे का भाई इन्वॉल्वमेंट पूरी थी, लेकिन टेरर ट्विंस ने अपना टेरर दिखा दिया भाई पूरी तरीके से भाई। तो भाई अब देखने लायक होगा कि जजमेंट डे क्या मूव कर लेगी भाई। उनका प्लान क्या था कि एक एक बंदे करके आएंगे, हम इंटरप्ट करने तो हम जीत जाएंगे। अरे भाई टेरर ट्विंस के सामने तुम एक साथ नहीं जीत पाते हो तो अकेले अकेले क्या जीतोगे। उसके बाद भाई कोडी रोड्स और केविन ओवंस का भाईचारे वाला मैच भाई काफी अमेजिंग था भाई। केविन ओवंस ने अपने आप को पूरा कंट्रोल किया भाई मैच में कि वो धोखा ना दे कोडी रोड्स को, और उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया है
भाई। तो केविन ओवंस के ऊपर अभी के लिए ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन अब तो भाई नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ही पता चलेगा कि उनके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। और एक बार फिर से भाई जेड गार्गिल और बियांका बेलेर टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। तो भाई बियांका बेलेर और जेड गार्गिल के पास अगर ये टाइटल्स रहेंगे तो भाई वो फीचर होंगे टाइटल्स, और लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसे टाइटल्स भी होते हैं। अगर वो ऐसे बेस इन बर्लिन ऐसे इवेंट में डिफेंड होंगे तो भी पता चलेगा। तो भाई उन टाइटल्स के लिए तो अच्छी बात हो रही है, लेकिन भाई मैच जो है काफी टाइम पहले भी हो चुका था। ये इनकी राइवलरी का आखिरी मैच था और बियांका बेलेर और जेड गार्गिल ने वापस ले ली बेल्ट्स। तो भाई ठीक है भाई, देखते हैं इन फ्यूचर में क्या होता है। इनका जो ब्रेकअप है वो तो रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा अब तो लगता है। तो भाई मेरी 2 प्रेडिक्शंस गलत हुई और 3 बिल्कुल सही हुई। और अब तुम जो है मुझे कमेंट में बताओ तुम्हें बैश इन बर्लिन कैसा लगा। तुम अपने सारे थॉट्स ओपिनियंस कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए